नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा स्टडी विद गुरु मंत्र में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस से संबंधित हिंदी के 45 संभावित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये जो 45 प्रश्न मैंने लिए हैं ये एक प्रैक्टिस सेट से लिए हैं और इस प्रैक्टिस सेट की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि हिंदी के पोर्शन में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये जो 45 प्रश्न होंगे ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये संभावित हैं। इनमें से कुछ प्रश्न 45 प्रश्नों में से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको 4 से 5 प्रश्नों का फ़ायदा होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निर्देश दिए हैं। पहला और दूसरा प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें चुनना है। तो पहला प्रश्न इस पर बन रहा है कि मोक्ष का इच्छुक जो होता है उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास 4। तो जो हमारा पहला ऑप्शन होगा मुमूर्ष, ये इसका सही आंसर होगा। और जो मुमुक्ष दिया है बी ऑप्शन, वो होता है मरने की इच्छा रखने वाला। और यहाँ पर जो बुभुक्ष दिया है वो भूख की इच्छा रखने वाला। तो इस तरीके से पहले प्रश्न का हमारा आंसर रहेगा मुमूर्षु। तो देखते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है जीतने की इच्छा रखने वाला या इच्छा वाला, तो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं और तो यहाँ पे आपको साथ के साथ कमेंट भी करते जाना है कि सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है जिगीसा। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है जिगीसा। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। जब वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो गया है तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। दोस्तों जब हम जैसे कोई हम वाक्य को लिखते हैं तो वहाँ पे जब हमारा अर्थ की दृष्टि से वाक्य पूरा हो जाता है तो हम वहाँ पे खड़ी पाई जो कि पूर्ण विराम होता है उसे लगाते हैं। आई होप ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर चौथा प्रश्न है 3 13 होना। तो ऑप्शन दिए हैं 3 13 होना। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिखर जाना। 3 13 होना सही आंसर है बिखर जाना। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। ये है हमारा 5वां प्रश्न। इसमें बोला है उसने कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ। तो यहाँ पे जो ये कहावत कही गई है इसका हमें अर्थ बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बहुत अंतर होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यहाँ पे मतलब है गंगू तेली से मतलब है नीचे जमीन में जमीनी स्तर पर, और राजा भोज से मतलब है आसमान में। तो दोनों में बहुत अंतर हो गया। तो अगले चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पे जो 6वां प्रश्न दिया है काव्य भाषा सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो काव्य भाषा सिद्धांत के जो प्रणेता हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा ए सही होगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। रस सिद्धांत के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए हैं, ये एक बुक है, एक रचना है। तो उसने पूछा है रस सिद्धांत जो रचना है उसके रचयिता का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों पीपल के पत्ते की और मन से तुलना की जा रही है। तो जब तुलना की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है कामायनी में कितने सर्ग हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। सर्ग का मतलब होता है कितने भाग हैं। तो यहाँ पे कामायनी में ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है
छायावादी महाकाव्य कौन सा है? तो हमें पता है छायावादी महाकाव्य के बारे में पूछा है कि कौन सा है, तो हमें पता है जयशंकर प्रसाद जो थे छायावादी कवि थे, और महादेवी वर्मा थी वो भी छायावादी कवि थी, और मैथिली शरण गुप्त थे वो द्विवेदी युग के कवि थे। लेकिन अब महाकाव्य की बात कर रहा है तो महाकाव्य हमारा जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद का, ये एक छायावाद काल का है महाकाव्य है। तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन बी रहेगा सही इसमें। तो अगला प्रश्न है, तो ये 11वां जो प्रश्न है, हिंदी से ठीक पहले की भाषा है। तो हिंदी से ठीक पहले की जो भाषा होती है, तो एक बार इसके ऑप्शन देख लें हम। ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हिंदी से ठीक पहले की जो भाषा होती है वो अपभ्रंश कहलाती है ऑप्शन के हिसाब से। सबसे पहले संस्कृत आती है, उसके बाद प्राकृत आती है, उसके बाद पाली, उसके बाद अपभ्रंश। तो ये हमारा क्रम रहता है। तो सबसे पहले संस्कृत नंबर 1, उसके बाद दूसरे नंबर पर प्राकृत, तीसरे नंबर पर पाली और चौथे नंबर पर अपभ्रंश। इसके बाद आती है हिंदी का नंबर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। तो दोस्तों हमें पता है भाषा 4 भाषा परिवार हैं हमारे भारत में। तो एक जो सबसे बड़ा परिवार है जिसमें हिंदी आती है वो हमारा भारोपीय परिवार है। अगले प्रश्न है, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हैं। तो पुरुषवाचक जो मेरे, तेरे, मुझे, आपके लिए जो शब्द सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक कहते हैं। तो कौन तो नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और इसमें जो आंसर रहेगा हमारा बी सही होगा। आई होप समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न किया गया है विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? तो हमें पता है दोस्तों विशेषण के 4 भेद होते हैं। जो 4 विशेषण हैं उनमें पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक। इस तरीके से हमारे 4 विशेषण हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अविकारी शब्द कौन सा है? दोस्तों अविकारी शब्द हम ऐसे शब्द को कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के हिसाब से कभी नहीं बदलते, वो हमेशा एक ही रूप में प्रयोग होते हैं, तो वो अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, ये ऐसे शब्द हैं, अव्यय हैं, अविकारी हैं। तो आई होप समझ में आया होगा आपके। अगला प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पूछा गया है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। हमें पता है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाच्य है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। इस प्रकार से हमारे वाच्य 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो इसका आंसर बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? ये प्रश्न किया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा। हमें पता है यहाँ से हम छोटा सा वाक्य बना लेते हैं, यहाँ पर मोहन नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें स्थान का पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोहन नहीं है तो स्थान का, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राम गया था वाक्य काल की दृष्टि से किस वर्ग का है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि राम गया था मतलब किस काल का है? भूतकाल का। तो ये हमें पता है भूतकाल के कौन से पार्ट का है। 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। राम गया था, वो जा चुका है पूरी तरह से, तो उसका काम पूरा हो गया जाने का। तो इसका जो आंसर रहेगा पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, संसद शब्द है। दोस्तों संसद शब्द किस प्रकार का है? और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है इसमें संख्या दी है, संज्ञा होना चाहिए, संज्ञा। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है संसद शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। दोस्तों इसका आंसर सी सही रहेगा, क्योंकि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है। इस तरीके से एक समूह बन जाता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा हमें बनानी है। तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीय होती है, राष्ट्रीय, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो इस हिसाब से इसका आंसर डी सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है,
इनमें से तत्सम शब्द छांटिए। तत्सम शब्दों को छांटना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों आंसर देखने से पहले हमें ये जान लेना है कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, यों के तो हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। और तद्भव कहलाते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव में आकर विकृत रूप धारण कर लिया उन्हें, तो इस प्रकार से उन्हें क्या कहेंगे, तद्भव। तो लेकिन यहाँ पर तत्सम पूजा है तो हमें संस्कृत का बताना है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये हमारा संस्कृत का शब्द है, इसीलिए तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द यौगिक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यौगिक शब्द हमें पता है 2 या 2 से अधिक शब्द जो मिलके शब्द बनाते हैं वो उन्हें यौगिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी ऑप्शन यौगिक नहीं होगा, क्योंकि यौगिक जो हमारा संकर शब्द है, संकर का मतलब 2 भाषाओं के शब्द से मिलके जो शब्द बनते हैं वो संकर कहलाते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन तो कट कर गए हम, ये ऑप्शन तो कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचे बचपन और घुड़सवार, तो ये दोनों यौगिक शब्द हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। एक ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया है रेलगाड़ी वाला, इसलिए डी ऑप्शन सही है, क्योंकि बचपन और घुड़सवार दोनों हमारे कैसे हैं, यौगिक शब्द हैं, लेकिन रेलगाड़ी संकर शब्द है। आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची हमें बताना है। हमारे पास 2 ऑप्शन तो ये रहे, निशा और तरण तनुजा, और 2 ऑप्शन और हैं उनको भी देखते हैं। 2 ऑप्शन हमारे ये रहे। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा रमा हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पयोधर का अर्थ है। पयोधर का अर्थ है, ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पयोधर, पयो का मतलब होता है पानी, और धर को धारण करने वाला। पानी को कौन धारण करता है, तो पानी को जो धारण करते हैं बादल करते हैं, और इसका आंसर हमारा ए सही है। पयोधर का अर्थ क्या हो जाएगा, बादल। अगला प्रश्न है अंधकार का सही विलोम क्या है। अंधकार का सही विलोम हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 4, जल्दी से बताइए आप, 1 सेकंड में कमेंट कीजिए। अंधकार का सही आंसर प्रकाश होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंधेरा शब्द का विलोम क्या है। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए 1 सेकंड में, अंधेरा शब्द का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से। तुम्हारा ए ऑप्शन सही रहेगा, अंधेरे का विलोम उजाला होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द शंकर का वाचक है। शंकर, शंकर मतलब शंकर भगवान का वाचक है। तो हरि, विधि और देवेंद्र, ये तो देवेंद्र इंद्र के लिए है, हरि कृष्ण के लिए या भगवान विष्णु के लिए है, विधि कानून के लिए है। तो यहाँ पे हर हर महादेव बोलते हैं, हर हर महादेव, तो हर यहाँ पे शंकर का वाचक है, इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है इनमें से कर का अर्थ क्या नहीं है। कर का अर्थ कौन सा नहीं है, 4 विकल्पों में से बताना है कि कर का कौन सा अर्थ नहीं है। तो हमें पता है कर का टैक्स होता है, हाथ भी होता है और किरण भी होता है। तो कर का अर्थ पर्वत नहीं है। दोस्तों ये जो एक अनेकार्थी शब्द के अर्थ हैं, कर का अर्थ टैक्स भी हो जाएगा, हाथ भी हो जाएगा और पर्वत किरण भी हो जाएगा, पर्वत नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या लगाना है, हमें ऑप्शन डी लगाना है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में उचित हिंदी शब्द चुनना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है एक्ट दिया है, ACT, एक्ट का हमें बताना है कि हिंदी शब्द क्या बनेगा। तो एक्ट के लिए हमें पता है अधिनियम बनाते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये भी जो प्रश्न है अंग्रेजी शब्द का एक शब्द मतलब यहाँ पे इंग्लिश वर्जन दिया है और हमें इंग्लिश वर्जन इसका मीनिंग बताना है इंग्लिश में। तो रजिस्ट्रार, अकाउंटेंट, एम्बेसी, एम्बेसडर। तो राजदूत के लिए हमें ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, एम्बेसडर। तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है
यहाँ पे जो दिया है 2 शब्द दिए हैं और दोनों के अर्थ हमें बताने हैं। 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास, प्रणय और परिणय। तो दोस्तों जब कभी भी किसी घर में शादी होती है तो कार्ड पे नाम छपते हैं लड़का और लड़की का, तो बीच में परिणय लिखा होता है, परिणय। तो परिणय का तो उत्तर हो जाता है, परिणय का अर्थ हो जाता है विवाह, और प्रणय, प्रणय का मतलब हो जाता है प्रेम। तो ये देख लीजिए किस विकल्प में पहले प्रेम आ रहा है, दूसरा विवाह आ रहा है। तो ऑप्शन इस हिसाब से हमारा बी सही रहेगा। प्रणय पहले आ रहा है तो यहाँ प्रेम पहले है, और यहाँ पर प्रणय पहले है, बाद में है, तो विवाह भी बाद में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय के लिए हमें बताना है। तो दोस्तों भारतीय कहते हैं हम सरस्वती माता को कहते हैं, और भारतीय भारत का या भारत में रहने वाले लोगों को कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा पहला विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विष्णु के अनेकों नाम हैं। तो दोस्तों विष्णु के अनेकों, तो अनेक जो शब्द है अपने आप में बहुवचन होता है, इसके बहुवचन बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो विष्णु के अनेक नाम हैं, तो अनेकों की जगह क्या आना चाहिए था, अनेक। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये जो 35वां प्रश्न है इसमें दिया है संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। तो जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होगा जगतनाथ, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। दोस्तों ये व्यंजन संधि का एक प्रश्न है। मनोयोग, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो विसर्ग संधि के अनुसार हमारा जो शब्द होता है मनः प्लस योग होता है, मनः प्लस योग। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही होगा। आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना समास बताइए, दिए शब्द में समास कौन से हैं। चंद्रशेखर है, 4 विकल्प दिए हैं। तो 4 विकल्प हैं, हमें बताना है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हम किसको कहते हैं, शिव को। तो यहाँ स्पेशल अर्थ दे रहा है ये। तो स्पेशल अर्थ किस समास में देते हैं, बहुव्रीहि समास में। जैसे चंद्रशेखर अर्थात शिव, गजानन अर्थात गणेश, लंबोदर अर्थात गणेश। तो इस तरीके से विशेष अर्थ देते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है पंचानन में कौन सा समास है। तो हमें बताया जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसमें हमें द्विगु समास लगाना होता है। तो इस हिसाब से हमारा 38वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39 से 40 में कहा गया है कि कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग, तो पहले उपसर्ग और प्रत्यय जान लेते हैं। शब्द के प्रारंभ में जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और अंत में जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसी हिसाब से हमें देखना है। तो यहाँ इस प्रश्न में 39वें प्रश्न में उपसर्ग की बात कर रहा है। तो निगम, तो इसमें जो हमारा उपसर्ग रहेगा एक गम शब्द अलग हो जाएगा और नि अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन सी। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। जब उज्ज्वल को हम अलग करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, उत प्लस ज्वल, ये हमारा शब्द बन जाता है। तो ज्वल में हमें क्या उपसर्ग जोड़ा, उत। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा है प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है बाद में जुड़ने वाले शब्द। तो यहाँ पे जो शब्द दिया है हमारा शौकीन। तो शौकीन में उसने पूछा है कि कौन सा प्रत्यय है। तो मूल शब्द क्या होता है हमारा, शौक, शौक होता है, और उसमें हमने ईन जोड़ दिया तो क्या बन गया, शौकीन। तो क्या आंसर रहेगा इसका, हमारा ए ऑप्शन रहेगा ईन। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो शब्द दिया है इंसानियत, यहाँ पे बताना है कि इंसानियत में कौन सा प्रत्यय है। तो इंसानियत में तो हमारा जो मूल शब्द होगा इंसानियत से इंसान होता है, इंसान। तो इंसान में इंसानियत शब्द जोड़ दें बाद में तो हमारा इंसानियत बन जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा, इंसान से इंसानियत। तो इयत जोड़ा है इसमें। अगला प्रश्न है
शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों हमारे पास 4 शब्द होंगे और आपको शुद्ध बताना है तो कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध पहचानना है तो 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, ये जो 2 ऑप्शन दिए एक जैसे दे दिए हैं, तो यही ऑप्शन हमारे शुद्ध लिखे हैं दोनों, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गलत प्रिंट हो गया है, तो ये रचयिता हमारे शुद्ध हैं और बाकी के दोनों अशुद्ध लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन आएगा, वो भी सही आएगा। तो हमें इस तरीके से दोनों में से कोई मिल जाए हमें लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखना है कौन सा शुद्ध है। तो 4 ऑप्शन है तो हमें शुद्ध लगाना है। तो महत्व महत्व महत्व, तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। दोस्तों देखिए महत्व आधा त्व, तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा लास्ट प्रश्न है, जो 45वां लास्ट प्रश्न है। देखते हैं इसमें कहा गया है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है ये हमें इसमें पूछा गया है। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं नया, गीला, तिकोना, उपयुक्त, सभी। तो दोस्तों जो हमारे 3 ऑप्शन है वो भी तीनों गुणवाचक विशेषण हैं, तो इसलिए हमारा उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट, जो भी कुछ गलतियां हुई हों प्लीज़ कमेंटों में उन्हें बता दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।